चलिए एक बार फिर से आप सभी का वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे दिल्ली सल्तनत को, हम लोग बात कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने बात किया पानीपत युद्ध पे, हम लोगों ने अपनी क्लास को खत्म किया था। और पानीपत युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। और इब्राहिम लोदी के मरने के साथ ही क्या होता है, जो दिल्ली सल्तनत है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसका विघटन हो जाता है। अब जैसे ही दिल्ली सल्तनत का विघटन हुआ, विघटन के बाद बाबर के द्वारा एक नए राजवंश की स्थापना की गई, जिसको हम लोग क्या मुगल साम्राज्य या मुगल एम्पायर के नाम से हम जानते हैं। हालांकि जब मुगल एम्पायर भारत में स्थापित हुआ, लेकिन इसके साथ जैसे दिल्ली सल्तनत क्या होती है, विघटित होती है, टूटती है, दिल्ली सल्तनत का अंत होता है। दिल्ली सल्तनत के अंत होते ही क्या होता है, दरअसल जैसे ही अंत हुआ तो छोटे मोटे जो राज्य हैं, छोटे छोटे क्या होंगे, नए प्रांतीय राज्यों क्या होगा, भारत में उदय हो जाता है। तो इस प्रांतीय राज्यों की अगर हम लोग बात करें, छोटे मोटे प्रोविंशियल किंगडम्स भारत में आते हैं। तो इन प्रोविंशियल किंगडम्स में कुछ राज्य उत्तर में और दक्षिण में जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सभी हमने नहीं पढ़ने, लेकिन कुछ प्रोविंशियल किंगडम्स के बारे में हम लोग जरा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मुगल साम्राज्य की बात करेंगे। तो आज हम लोग टॉपिक ले लेते हैं राइज ऑफ प्रोविंशियल किंगडम, है ना। राइज ऑफ प्रोविंशियल किंगडम, क्षेत्रीय राज्यों का उदय। तो कौन कौन से क्षेत्रीय प्रांतीय राज्यों का उदय, कौन कौन से प्रांतीय राज्य हैं, और इन प्रांतीय राज्यों में सबसे इंपॉर्टेंट एक हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए जौनपुर को लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न आते हैं। उत्तर भारत में जौनपुर मिलेगा और जौनपुर यूपी में आता है वर्तमान। तो ये जो जौनपुर है, जौनपुर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश को जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोगों ने, आपको याद होगा, हम लोगों ने फिरोज शाह तुगलक को पढ़ा था। एपीएचटी लिख सकता हूँ शॉर्ट में, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने तो क्या कहता है, एक नया विभाग ही बनाया था, जिसका नाम क्या था, जिस विभाग का काम ही कहता है नए नए क्या शहरों के निर्माण के लिए एक नए विभाग की ही स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और इसी में फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर बसाया था जिसका नाम था जौनपुर, है ना। तो जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खां, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से हम लोग जानते हैं, उसकी याद में बसाया था। लेकिन जब इसकी याद में इसको द्वारा बताया, किसको, जौनपुर को बसाया गया, तो इसी में यहाँ पे जौनपुर जैसे दिल्ली सल्तनत का विघटन हुआ, तो एक गवर्नर है मलिक हुसैन सरवर, और उन मलिक हुसैन सरवर के द्वारा, तो ये जो मलिक हुसैन सरवर हैं, इन मलिक हुसैन सरवर नाम के व्यक्ति के द्वारा, जो गवर्नर थे दिल्ली सल्तनत में, एक नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई, जिसको जौनपुर ही कहा गया। यानी कि जौनपुर को स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से एक नया किंगडम के रूप में स्थापित किसके द्वारा किया गया, इस मलिक हुसैन सरवर। और इस मलिक हुसैन सरवर नाम के व्यक्ति के द्वारा जौनपुर को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। और जब स्थापित किया गया तो इसी जौनपुर में एक नया राजवंश उभर के सामने आता है, जिसको हम लोग कहते हैं सरकी डायनेस्टी के नाम से हम लोग जानते हैं, सरकी राजवंश के नाम से जानते हैं। और यही जौनपुर बाद में क्या हुआ, जो सरकी डायनेस्टी थी, इसी सरकी डायनेस्टी की कैपिटल बनाया गया, इसी सरकी की कैपिटल बना, सरकी वंश का, ये सरकी डायनेस्टी का राजधानी बना जौनपुर। तो किसने स्टार्टिंग किया इसका, मलिक हुसैन सरवर। लेकिन वास्तव में इस जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत जब हम लोग पढ़े थे, तो इसको स्वतंत्र रूप से स्थापित किसने कर दिया, मलिक हुसैन सरवर और सरकी डायनेस्टी। देखिए ये जो जौनपुर शहर है, दरअसल जौनपुर शहर से इतने प्रश्न यह बनता है, ये जौनपुर सिटी था, ये जौनपुर या सरकी जो डायनेस्टी है, या जौनपुर जो है, ये अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, वास्तुकला के लिए फेमस हुआ। और इसकी वास्तुकला को लेकर ही एग्जाम में यहां से प्रश्न बनाए जाते हैं। किसकी, जौनपुर में कुछ वास्तुकला के प्रगति हुई, और इस शैली को सरकी शैली, एक नई शैली विकसित हुई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकी शैली कहते हैं। और इस वास्तुकला के तहत दो यहाँ की इमारतें बड़ी फेमस हैं, जिनको लेकर एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनाया जाता है और एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जरा इसको याद रखें। एक है यहाँ की अटाला मॉस्क, अटाला मस्जिद यहाँ की, और इस अटाला मस्जिद को बनाया गया, इस समय सुल्तान है इब्राहिम शर्की, इनके द्वारा। और एक मॉस्क यहाँ की जामा मस्जिद, जामा मॉस्क, और इस जामा मॉस्क की इसका निर्माण कराया गया हुसैन शाह शर्की।
तो इन दोनों के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। चूंकि यहाँ पे आर्किटेक्चर का विकास हुआ है इसलिए इस जौनपुर शहर को क्या है, पूरब का सिराज भी बोलते हैं, सिराज, सिराज ऑफ ईस्ट, या इसको भारत का सिराज भी कहा जाता है, सिराज ऑफ इंडिया। किसको? जौनपुर को। तो जौनपुर के विषय में इतनी बातें आपसे करना चाह रहा था, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनाते हैं। एक और डायनेस्टी की हम लोग जरा बात, एक और किंगडम की हम लोग बात कर लेते हैं, और ये दक्षिण भारत में था, इसका नाम था, ये भी बड़ी डायनेस्टी है, बहमनी किंगडम। देखिए बहमनी साम्राज्य का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में केवल इतनी बातें हम लोगों ने करनी है बहमनी साम्राज्य के बारे में। जो इस बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हैं, इस बहमनी साम्राज्य के संस्थापक की अगर हम लोग बात करें तो इसको जो फाउंड किया गया, बाई एक हसन गंगू नाम के व्यक्ति हैं, हसन गंगू। ठीक है, 1347 1347 में एक नया साम्राज्य आया, बहमनी साम्राज्य। तो इसमें बहमनी साम्राज्य के बारे में इतनी बातें हम लोगों को केवल जाननी पड़ेगी। बाद में यही बहमनी साम्राज्य क्या होता है, दरअसल ये बहमनी साम्राज्य अपने अंतिम समय में आने के बाद ये क्या हो गया, 5 हिस्सों में टूट जाता है। कितने हिस्सों में टूटा? 5 हिस्सों में। इसी में से टूटकर एक राज्य बना बीजापुर, इसी में से बन गया एक अहमदनगर, यहीं से बना था गोलकुंडा, यहीं से बना बीदर, और इसी से बना बरार। तो बाद में अपने कुछ समय बाद जो बहमनी एम्पायर है, बहमनी किंगडम है, ये 5 किंगडम्स में, छोटे छोटे किंगडम्स में टूट गया, और इन्हीं 5 का नाम बीजापुर, अहमदनगर, वरार, गोलकुंडा और बीदर, इनमें टूट जाता है। और ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने करना है। तो जल्दी से पहले आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग थोड़ा आगे की बात करते हैं। और इस प्रोविंशियल किंगडम में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, वो है हमारा विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? विजयनगर, विजयनगर एम्पायर। देखिए सबसे पहली बात, अगर इस विजयनगर साम्राज्य की हम लोग बात करें, लगभग 300 साल इस साम्राज्य ने शासन किया विजयनगर ने, और इसमें कई सारे वंश आए। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में। तो सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि विजयनगर साम्राज्य की संस्थापक, इसको फाउंडर इसके कौन है? तो इसके जो फाउंडर हैं, इन फाउंडर्स की अगर हम लोग बात कर लें, इसके फाउंडर 2 भाई हैं, एक का नाम है हरिहर और दूसरे का नाम है बुक्का। तो हरिहर और बुक्का नाम के इन 2 भाइयों ने इस साम्राज्य को स्थापित किया। दरअसल ये हरिहर बुक्का ऐसा माना जाता है जो काकतीय वंश है दक्षिण भारत में एक काकतीय वंश है, उस काकतीय वंश के सामंत रहे थे। कौन? हरिहर और बुक्का नाम के बाद में ये भाई, और बाद में इन्होंने काम्पिल्य वाले क्षेत्र को अपना अड्डा बनाया, और इसी काम्पिल्य जो वर्तमान कर्नाटक में आता है, और इस समय जो दिल्ली सल्तनत में शासन है वो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या किया गया, दरअसल यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का कोई विद्रोही व्यक्ति इस दक्षिण भारत को भाग कर गया, और जिसमें क्या है, इन दोनों भाइयों के द्वारा उसको शरण दी जाती है, अपने यहाँ पे छिपाया गया, शरण दी गई, और इससे नाराज होकर क्या है, इनको दक्षिण भारत पे हमला कराया। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इनको बंदी बनाया, और बंदी बनाकर दोनों को दिल्ली लेके आया गया। जब दोनों को दिल्ली लेके आया गया और दिल्ली दरबार में पेश किया गया, तो दिल्ली दरबार में पेश होने के बाद इन दोनों ने क्या कर लिया, इस्लाम को ग्रहण कर लिया, यानी कि इस्लाम धर्म को अपना लिया। हालांकि जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई, दिल्ली सल्तनत कमजोर होने लगी, तो ये दोनों भाई दोबारा से दक्षिण भारत आए, और इन्होंने क्या किया, फिर से क्या काम किया, हिंदू धर्म को अपनाया। ठीक है, हिंदू धर्म को अपनाने के बाद
एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नया छोटा सा राज्य बसाया और वही राज्य बाद में बड़ा खोया और उसी को हम लोग उसी को हम लोग विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, संस्थापक की अगर हम लोग बात कर लें तो संस्थापक हैं हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई, और इन्हीं हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा अगर बात की जाए, ठीक है, जो सबसे पहला वंश चलाया गया, इस वंश को हम बोलेंगे संगम डायनेस्टी, संगम वंश। अपने पिता की याद में एक वंश चलाया जिसका नाम था संगम डायनेस्टी। तो इस संगम वंश के संस्थापक कौन हो गए? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई, और यही क्या है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक बने हरिहर और बुक्का। ठीक है, तो पहले राजा हरिहर बने, इस हरिहर के बाद बुक्का नाम का व्यक्ति राजा बना, फिर इसके बाद एक राजा और हरिहर द्वितीय आता है। तो हरिहर द्वितीय भी इतने हमारे लिए एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें इसी डायनेस्टी में एक राजा रहे जिसको हम लोग हैं देवराय फर्स्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक देवराय प्रथम, तो इसमें एक किंग रहे, एक राजा हैं, इनका नाम क्या है? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के बारे में कुछ बातें जानने इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देवराय प्रथम के बारे में बात करें तो इस व्यक्ति के द्वारा एक नदी है हरिद्रा नदी, और जिसको हरिहर नदी वर्तमान में हम बोलते हैं। हरिहर और तुंगभद्रा नदी पर इसके द्वारा क्या एक डैम बनवाया गया, और डैम बनाने के बाद वहाँ से क्या कई सारी नहरें निकाली गई, जिसको लेकर एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पढ़ा लिया जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इसके शासनकाल में, देखिए इटली का यात्री है निकोलो डी कॉन्टी। निकोलो डी कॉन्टी भारत आता है। किसके शासनकाल में? इसी देवराय के शासनकाल में ये व्यक्ति भारत आया। इससे अगर हम लोग आगे की बात कर लें, इसके बाद इसी डायनेस्टी में एक और किंग रहे हैं, एक और राजा हैं, इनका नाम है देवराय सेकंड। इस व्यक्ति का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता जानना, इस देवराय सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो इसके समय भी एक फारसी यात्री, फारसी यात्री है अब्दुल रज़ाक। इस फारसी व्यक्ति का नाम है अब्दुल रज़ाक, ये भारत आता है। दरअसल अगर इसकी बात करें तो ये फारस के राजा है इस समय शाहरुख, उन शाहरुख का क्या है, ये अम्बेसडर है, और शाहरुख वही है तैमूर लंग का, सभी लोगों ने सुना होगा, तैमूर का बेटा है शाहरुख, और उसी शाहरुख का क्या है अम्बेसडर है, कौन सा? अब्दुल रज़ाक, जो इस समय क्या आता है? भारत आता है। और ये किसके शासनकाल में भारत आया? देवराय सेकंड के शासनकाल में। और फर्स्ट के समय कौन आता है? निकोलो डी कॉन्टी। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न बनाए जाते हैं, तो जितने विदेशी यात्री मैं सबको बताता हुआ चल रहा हूँ, और एनसीएंट से हम लोग चल रहे हैं, तो जरा इनको आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इस डायनेस्टी में यानी कि संगम वंश में अगर हम लोग बात करें, देखिए संगम वंश की अगर बात करें, संगम वंश का जो लास्ट राजा है, अंतिम राजा, इस व्यक्ति का नाम है विरूपाक्ष। कौन है? विरूपाक्ष इस डायनेस्टी के अंतिम राजा रहे, और इसी विरूपाक्ष को इसी के गवर्नर चंद्रगिरी के गवर्नर हैं, ठीक है, उस गवर्नर की अगर हम लोग बात करें, उस गवर्नर का नाम है शालूब नरसिंह। तो शालूब नरसिंह ने क्या कर दिया? इसका मर्डर कर दिया, मर्डर। बाई शालूब। देखिए शालूब नरसिम्हा ने क्या कर दिया? इसका मर्डर कर दिया। और जब शालूब नरसिम्हा के द्वारा इस यानी कि विरूपाक्ष का मर्डर कर दिया गया, और मर्डर करने के बाद सीधी सी ऑब्वियस सी बात है एक नई डायनेस्टी को स्थापित किया गया। और इसी डायनेस्टी की हम लोग बात करें और अपनी एक नई डायनेस्टी लेके आता है, किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? ध्यान से देखना, शालूब नरसिंह के द्वारा एक वंश लेके आया गया, इसका नाम था शालूब डायनेस्टी। तो इस शालूब वंश के संस्थापक कौन हो गए? इनका नाम क्या है? शालूब नरसिम्हा। और शालूब नरसिम्हा की जब मृत्यु हुई तो इसी का एक बेटा है शालूब नरसिम्हा का, उसका नाम है इमाडी नरसिम्हा। तो चूंकि अब इसका ध्यान से देखना जरा, अब इस वंश का जो अगला राजा बना, इसका नाम है
इम्माड़ी नरसिम्हा। ठीक है, सालुब ने स्थापन कर दिया किसका, सालुब डायनेस्टी का। और सालुब वंश के इसी सालुब नरसिम्हा का बेटा है इम्माड़ी नरसिम्हा। चूंकि इम्माड़ी नरसिम्हा नाम का जो व्यक्ति था ये अल्पवयस्क था, नाबालिग था। ठीक है, राजा बनने की भी इसकी उम्र नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी क्या इसकी मृत्यु का इसी को राजा बनाया गया। और इसकी जिम्मेदारी, इम्माड़ी नरसिंह की जिम्मेदारी एक वीर नरसा नायक नाम के व्यक्ति को क्या है, इसका केयर टेकर, इसका संरक्षक बनाया गया। किसका, इम्माड़ी नरसिंह का केयर टेकर बनाया गया। लेकिन इस इम्माड़ी नरसिंह को जो इसका केयर टेकर है, ठीक है, नरसा नायक, उसी नरसा नायक का एक बेटा है वीर नरसिंह। ठीक है, कर दिया, उसका नाम क्या है, वीर नरसिंह ने क्या कर दिया, इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और जब इसकी हत्या हो गई, हत्या करने के बाद एक नया वंश चलाया, जिसको बोलेंगे सालुब डायनेस्टी। ठीक है, सॉरी, जिसको हम बोलेंगे तुलुब डायनेस्टी। तो इसकी भी हत्या हो गई, तो इसका मर्डर कर दिया बाई वीर नरसिम्हा। और जब इस वीर नरसिम्हा द्वारा इस व्यक्ति का मर्डर किया गया, तो मर्डर करने के बाद अगर हम लोग बात कर लें, जब इसका मर्डर हुआ और देखिए वीर नरसिंह ने मर्डर करने के बाद एक नया वंश चलाया। इस वंश को हम लोग बात जानते हैं तुलुब डायनेस्टी, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। कौन लेकर आया, तुलुब डायनेस्टी। जरा दोबारा से रिवाइज करा दे रहा हूं, जरा देखें आप। विजयनगर साम्राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं, और विजयनगर साम्राज्य के जो फाउंडर है कौन है, हरिहर बुक्का नाम के दो भाई हैं। और इन्हीं हरिहर बुक्का के द्वारा क्या किया गया, बाद में अपने पिता की याद में एक नया वंश चलाया गया, जिसको हम लोग संगम डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या संगम वंश के नाम से हम लोग जानेंगे। और इसी संगम वंश में एक राजा रहे देवराय प्रथम, इटली का यात्री है, निकोला डी कॉन्टी भारत आता है इस समय। और एक और किंगडम राजा रहे देवराय सेकंड, इनके समय फारसी यात्री हैं, अब्दुल रज्जाक भारत आता है। ठीक है, और इसी संगम डायनेस्टी के जो अंतिम राजा रहे, इसका नाम क्या है, विरूपाक्ष। विरूपाक्ष का मर्डर कर दिया गया विरूपाक्ष के चंद्रगिरी के गवर्नर के द्वारा। ठीक है, इनका नाम क्या है, सालुब नरसिम्हा द्वारा क्या कर दिया गया, मर्डर किया गया। और सालुब नरसिम्हा द्वारा मर्डर करने के बाद इस सालुब नरसिम्हा के द्वारा एक नया वंश चलाया गया, एक नई डायनेस्टी को स्थापित किया गया, जिसका नाम क्या है, सालुब डायनेस्टी, अपने नाम पे स्थापित किया। और सालुब डायनेस्टी में इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद इसका बेटा है इम्माड़ी नरसिंह राजा बनेगा, राजा बना। चूंकि वो अल्पवयस्क है, नाबालिग है, अभी राजा बनने के योग्य नहीं है, फिर भी गद्दी पर बैठाया गया। तब ऐसी स्थिति में इसका एक केयर टेकर अपॉइंट किया गया, इसके एक संरक्षक को अपॉइंट किया जाता है। और इसका जो संरक्षक था उसका नाम था नरसा नायक। तो नरसा नायक इसका संरक्षक हुआ। और इसी नरसा नायक का जो बेटा है उसका नाम है वीर नरसिम्हा। वीर नरसिम्हा ने क्या काम किया, इस वीर नरसिंह या वीर नरसिम्हा के द्वारा इस अल्पवयस्क व्यक्ति की क्या है, उनको इसका मर्डर कर दिया गया। और मर्डर करने के बाद एक नया वंश स्थापित किया जाएगा, जिसको तुलुब डायनेस्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, तुलुब डायनेस्टी की बात करने वाले हैं, इसी विजयनगर साम्राज्य में। तो पहले एक काम करें, आप जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, कौन डायनेस्टी आ गई आपको, तुलुब डायनेस्टी।
ठीक है, तुलुक वंश। और तुलुक वंश में अभी हम लोग जान लिए इस वंश के जो संस्थापक है उसका नाम कौन है, वीर नरसिंह। ठीक है, और वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद इस तुलुक डायनेस्टी में एक सबसे महत्वपूर्ण राजा रहे, यानी कि इस विजयनगर साम्राज्य के सबसे फेमस और सबसे ताकतवर राजा हैं। इसी का सौतेला भाई है, किसका, इसी वीर नरसिम्हा का सौतेला भाई, और उस सौतेले भाई का नाम है कृष्णदेव राया। कृष्णा देवा राया, जिसको शॉर्ट में मैं KDR भी बोल सकता हूं। देखिए, कृष्णदेव राय इस वंश में, इस विजयनगर साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण राजा हैं एग्जाम की दृष्टि से भी। ठीक है, जिनको लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न बनाए जाते रहे हैं। 1509 से लेकर 1529 तक राजा रहे कृष्णदेव राय। अब देखो, कृष्णदेव राय को लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न इसलिए बनाते हैं कि कृष्णदेव राय की अगर हम लोग बात करें, जो कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड है उसको तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। क्लासिकल युग कहते हैं उसको तेलुगु साहित्य का। ठीक है, तो इसका काल क्लासिकल पीरियड ऑफ तेलुगु लिटरेचर, किसका, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। किसका काल, इसी कृष्णदेव राय का। चूंकि इस कृष्णदेव राय के युग को क्या तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है, तो इस क्लासिकल पीरियड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए इस व्यक्ति के दरबार में तेलुगु के 8 कवि, 8 विद्वान रहा करते थे, और इन्हीं विद्वानों को लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इन्हीं विद्वानों को अष्टदिग्गज कहा गया है। तो कई बार प्रश्न ऐसे आता है एग्जाम में कि अष्टदिग्गज का संबंध किससे है, तो किससे है भाई, कृष्णदेव राय से है। ये अष्टदिग्गज क्या हैं, तेलुगु के 8 विद्वान। और इन्हीं 8 विद्वानों की अगर हम लोग बात करें कुछ और, देखिए तेलुगु भाषा के जो 8 विद्वान हैं इन्हीं को अष्टदिग्गज कहा गया है। और इन्हीं अष्टदिग्गज में जो सबसे प्रमुख थे, इनका नाम एग्जाम में कई बार पूछते हैं, ये कौन थे, पेड्डाना नाम के व्यक्ति। और इनमें सबसे प्रमुख कौन है, पेड्डाना। ठीक है, अच्छा इसके बारे में अगर हम लोग और बात कर ले तो इसके साहित्य को मैंने क्या बोला, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग किसको बोलते हैं, इसी किसको, कृष्णदेव राय के शासनकाल को। और कृष्णदेव राय के शासनकाल की भी अगर हम लोग कुछ और बातें कर लें तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में 2 व्यक्ति, 2 विदेशी यात्री भारत आते घूमने के लिए। एक है डोमिंगो पायस, देखिए डोमिंगो पायस, और दूसरा है बारबोसा। दोनों पुर्तगाली यात्री हैं जो भारत आए। पोर्टुगीज ऐसा लिख लेते हैं, पुर्तगाली यात्री जो इस समय क्या होते हैं, भारत में आते हैं। ठीक है, अच्छा अगर इस साम्राज्य की हम लोग बात कर लें, किसकी अगर हम लोग बात कर लें, इसी विजयनगर साम्राज्य की हम लोग बात कर लें, तो कृष्णदेव राय के बाद एक व्यक्ति राजा बने, उनका नाम है अच्युत देव राय। और अच्युत देव राय के बाद एक और व्यक्ति रहे सदाशिव राव। ठीक है, और सदाशिव राव भी राजा बने इसी वंश में। और सदाशिव राव की अगर हम लोग बात कर लें तो इस सदाशिव राय का एक मंत्री है राम राया। इस मंत्री का सदाशिव राय के ऊपर ज्यादा प्रभाव रहता है। और इस समय दक्षिण भारत में एक मुस्लिम महासंघ है, मुस्लिम, हम लोगों ने क्या बहमनी राज्य को पढ़ा था, और बाद में वो बहमनी क्या हो गया, 5 हिस्सों में टूट गया। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और बरार, तो ये 5 छोटे छोटे क्या है, मुस्लिम राज्य हैं वहां पर दक्षिण भारत में। तो जो इस वंश में एक अंतिम राजा है सदाशिव राय, सदाशिव के ही मंत्री हैं राम राया। चूंकि राम राया के द्वारा क्या किया गया, इन 5 जो मुस्लिम राज्य हैं, इस 5 मुस्लिम राज्य में क्या है, फूट डालने की आपस में कुछ कोशिशें की गई, एक दूसरे को विरुद्ध लड़ाने की कोशिश की जाती है। और इसी कोशिश में इनमें से 4 के द्वारा क्या किया गया, इस विजयनगर साम्राज्य पर हमला किया गया। तो एक लड़ाई हुई, और जिस लड़ाई में क्या होता है, ये विजयनगर साम्राज्य क्या हो गया, पूरी तरह से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वो युद्ध जो है हमारे एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो इस युद्ध को बोलते हैं
तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी युद्ध, ठीक है। और ये युद्ध होता है 1565 में। ये 1565 में जो वार हुआ, ये किस किस के बीच हुआ? एक तरफ पार्टी हो गई मुस्लिम महासंघ, ठीक है। तो मुस्लिम महासंघ की अगर हम लोग बात कर ले, इस मुस्लिम महासंघ बनाम किसके बीच में है? ठीक है, विजयनगर। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस कृष्णदेवराय के बाद इसका अगला राजा बना अच्युत देव राय, और अच्युत देव राय के बाद अगले किंग रहे सदाशिव राय के ही मंत्री हैं राम राय के द्वारा जो मुस्लिम महासंघ था उसमें क्या आपस में फूट डालने की कोशिश की गई, उनको लड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन इन्हीं मुस्लिम महासंघ के द्वारा आपस में एक हो गए, और एक होने के बाद विजयनगर साम्राज्य पे हमला किया। और जिस लड़ाई को क्या है तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध बोलते हैं, 1565 में हुआ, विजयनगर बनाम मुस्लिम महासंघ। अब मुस्लिम महासंघ को लेकर आप लोगों के मन में प्रश्न सकता है कि इसमें कौन कौन शामिल हैं, तो मैंने आपको बताया, एक तो अहमदनगर था जो किससे बना? विजय बहमनी साम्राज्य से बना। अहमदनगर के साथ साथ बीजापुर इसी में शामिल रहा। बीजापुर के साथ साथ गोलकुंडा शामिल रहा, और गोलकुंडा के साथ साथ क्या है बीदर नाम का शामिल रहा। जो पांचवा था बरार, ये भी आप पढ़ चुके हो। पांचवा कौन था? बरार था। बरार ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। ये चार एक साथ हुए, विजयनगर एक अलग हुआ, और विजयनगर की तरफ से कौन है? राम राया। और इस युद्ध में कौन जीतेगा? तो ऑब्वियस सी बात थी, कौन जीत गया? मुस्लिम महासंघ जीत गया। और जब विजयनगर साम्राज्य था, इसका क्या हो गया? यहीं से पतन हो जाता है। और पतन होने के बाद विजयनगर साम्राज्य को अगर वर्तमान में देखना हो तो वर्तमान कर्नाटक में जगह है हम्पी, ठीक है। इस हम्पी में आज भी वर्तमान में विजयनगर साम्राज्य के क्या है? अवशेष हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है, अवशेष प्राप्त होते हैं। और इस तरह से क्या होता है? विजयनगर साम्राज्य क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये कुछ मुगल साम्राज्य को पढ़ने से पहले या मुगल साम्राज्य की स्थापना के समय बाबर के भारत में हमला करने के दौरान कुछ क्या है प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें बहमनी और विजयनगर प्रमुख और दक्षिण भारत में, और नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे, गुजरात में है, मालवा में है, ठीक है। और इसमें एक हम लोगों ने जौनपुर को पढ़ ही लिया है। तो ये कुछ राज्य थे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, और इसके बाद हम लोग स्टार्टिंग करते किससे? हम लोग शुरुआत करेंगे मुगल साम्राज्य से। तो नेक्स्ट हम लोग जरा बात करते हैं किसकी? मुगल साम्राज्य की हम लोग बात कर लेते हैं। द मुगल एम्पायर, ठीक है। अब मुगल साम्राज्य में हम लोग जानते हैं जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बाबर है। बाबर, और बाबर ने स्थापना की 1526 में। देखिए 1526 से लेकर 30 तक ही बाबर ने क्या किया?
भारत में राज किया। और इस 4 साल के पीरियड में ही बाबर क्या रहता है, पूरे समय क्या है, युद्धों में ही उलझा रहा। तो जब पहली बार क्या हुआ हम लोग पढ़ चुके हैं, 1526 में क्या कर दिया बाबर ने, किसको हरा दिया, तो पानीपत का युद्ध हुआ। 1526। और इस पानीपत बार में विजयी कौन होता है, इब्राहिम लोधी मारा गया। और जीता कौन, बाबर जीत जाता है। देखिए इस पानीपत युद्ध के बारे में अगर थोड़ी बहुत हम लोग जरा बात कर लें, और पानीपत युद्ध से बात करने से पहले बाबर का जो ओरिजिनल नाम है वो है जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद था, जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका ओरिजिनल नाम है। पानीपत युद्ध की अगर थोड़ा सा डिस्कशन यहां पे कर ले, चूंकि जो इसका पिता है वो तैमूर वंश का है और जो माता है वो मंगोल वंश की है। ठीक है, बाबर की अगर हम लोग बात कर लें तो बाबर पानीपत युद्ध में, अगर हम लोग देखिए, बाबर पानीपत युद्ध में जीता है अपनी रणनीति के कारण, अपनी टेक्निक्स के कारण। और इस टेक्निक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो पानीपत युद्ध में एक टेक्निक इसे यूज की, तुलगमा वार टेक्निक। देखिए इसको कहा जाता है तुलगमा युद्ध पद्धति। इस युद्ध पद्धति को बाबर ने उज्बेकों से सीखा और इसी युद्ध पद्धति का बाबर ने क्या किया, बाबर ने भारत में यूज किया, जिसके माध्यम से क्या किया, ये इस युद्ध को क्या है, जीत जाता है। तुलगमा युद्ध पद्धति दरअसल क्या है, सेनाओं को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, आधी सेना दाएं और कुछ सेना दाएं और कुछ सेना बाएं, और बाद में उस जो विपक्षी पार्टी है उसको दोनों के बीच में फंसाकर पीछे से तीसरी टुकड़ी के माध्यम से क्या किया जाता है, हमला कर दिया जाता है। तो ये युद्ध टेक्निक कौन सी थी, तुलगमा युद्ध पद्धति। हालांकि इसमें एक टेक्निक और यूज की, इसने उस्मानी पद्धति का भी यूज किया, उस्मानी टेक्निक। ये उस्मानी टेक्निक क्या है, जैसे तोपों के लिए टेक्निक यूज करती है उस्मानी टेक्निक। इसमें क्या है, 2 गाड़ी हैं, ठीक है, मान लीजिए 2 क्या है, ये गाड़ी है, इन दोनों गाड़ियों के बीच में क्या कर दी जाती है, एक तोप को फिट कर दिया जाता है, इस तरह से जोड़ दिया जाता है, तोप को फिट कर दिया जाता है। और इसको क्या है, इसी को बोलते हैं उस्मानी पद्धति। और इसके पीछे क्या होंगे, सैनिक रहेंगे, जो क्या होंगे, सामने वाली पार्टी के हमले से क्या बचे भी रहेंगे। तो इस 2 तकनीक का यूज किया, उस्मानी पद्धति, और किसका यूज किया है, तुलगमा पद्धति। और इन्हीं दोनों टेक्निक्स के माध्यम से क्या होता है, बाबर ने क्या किया, भारत में युद्ध जीत लिया। और चूंकि इस युद्ध में क्या, अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें जो उसका तोपखाना है, चूंकि पहली बार भारत में क्या किसका यूज किया जाता है, कहते हैं बाबर ने क्या है, बारूद का यूज किया। और इसमें इसके जो तोपची हैं, तोपखाने के जो लीड करने वाले लोग हैं, उसमें उस्ताद अली हैं और मुस्तफ़ा खां है। ठीक है, तो ये काम किया बाबर ने और फिर क्या कर लिया, युद्ध जीत लिया 1526। देखिए 1526 में युद्ध जीतने के बाद 1527 में फिर से लड़ाई हुई, और 1527 में एक और लड़ाई होती है और इसका नाम था खानवा, बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा 1527। अब लड़ाई होती है बैटल ऑफ खानवा में। बैटल ऑफ खानवा की अगर हम लोग बात कर लें तो जो खानवा का युद्ध था किस किस के बीच हुआ, बाबर बनाम एक चित्तौड़ के राजा हैं राणा सांगा के बीच होता है। कौन सा युद्ध हुआ, यही वाला युद्ध। और इस युद्ध की अगर हम लोग बात कर ले, चूंकि चित्तौड़ के राजा थे राणा सांगा, बाबर पे भारी पड़े, लेकिन कुल मिलाकर जीता कौन, बाबर। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा बाबर पे भारी पड़े। और इस युद्ध के समय बाबर ने क्या काम किया था, देखिए शराब, वाइन पर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। और जब बाबर हारने लगा किस युद्ध में, इसी खानवा के युद्ध में जब हारने लगा तो बाबर के द्वारा क्या किया गया, पहली बार अपने सैनिकों में उत्साह भरने के लिए जिहाद का नारा दिया गया। क्या बोला, ये क्या है, जिहाद कर रहे हो आप। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। बाबर ने सैनिकों को बोला आप क्या कर रहे हो, धर्म युद्ध लड़ रहे हो। और इस जिहाद के नारे के साथ ही हो गया, बाबर इस युद्ध को क्या हो गया, हारे हुए युद्ध को भी क्या हो गया, बाबर जीत जाता है। ठीक है, और हारे हुए युद्ध को जब बाबर जीत गया तो इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने क्या काम किया, गाजी टाइटल,
उपाधि धारण की इस युद्ध को जीतने के बाद। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न बना लेते हैं कि बताएं बाबर के द्वारा जिहाद का नारा कब दिया गया, तो किस युद्ध में दिया गया भाई, इसी खानवा के युद्ध में। और इसी खानवा के हारे हुए युद्ध को बाबर क्या कर जाता है, जीत जाता है। इसके बाद फिर 1528 में आते हैं, बैटल ऑफ चंदेरी हुआ। बैटल ऑफ चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। देखिए सारे सीरियस चलते रहे। चंदेरी का युद्ध भी किसके बीच हुआ, बाबर और जो यहाँ के राजा हैं मेदिनी राय। बाबर बनाम मेदिनी राया। और इस युद्ध का भी विजय की अगर हम लोग बात करें तो इस युद्ध का परिणाम ये हुआ, इस युद्ध में किसको जीत मिली, बाबर को ही जीत मिली। मेदिनी राय को हार का सामना करना पड़ा। एक और युद्ध है बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, तो बैटल ऑफ जो घाघरा है ये कितना हुआ, 1529 में होगा। 1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुआ। और इस बैटल ऑफ घाघरा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बाबर बनाम अफगान सेना, ठीक है। और अफगान सेना का जो लीड कर रहे हैं उन व्यक्ति का नाम है महमूद लोदी नाम का व्यक्ति इस अफगान सेना का नियुक्त क्या कर रहा था, इसका नेतृत्व किया। और इस युद्ध में भी किसको जीत मिली, बाबर को जीत मिली। कब तक राजा किया, 30 तक। ठीक है, देखिए 29 तक तो लगातार क्या रहा, युद्धों में ही उलझा रहा बाबर। बाबर के बारे में कुछ फैक्चुअल अगर हम लोग बात करना चाहें जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे देखिए जो बाबर की आत्मकथा है, जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम है बाबरनामा। खुद की आत्मकथा लिखी बाबरनामा। और इस बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। इसी आत्मकथा ने बाबर ने भारत में कहा कि भारत के जो लोग हैं केवल मरना जानते हैं, लड़ना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और इसके अलावा सड़कों की माप के लिए, सड़क को मापने के लिए एक नया पैमाना विकसित किया जिसका नाम था गज ए बाबरी। ये गज ए बाबरी एक क्या है, पैमाना है, एक यूनिट है किसको मापने के लिए, सड़क को मापने के लिए। इसके अलावा अगर बाबर के बारे में बात करें, 2 खेल इस व्यक्ति को बड़े पसंद हैं। 2 खेल, एक खेल था गंजीफा और दूसरा था इशकबाजी। इन दोनों खेलों को भारत में बाबर ही लेके आया, जिसमें इशकबाजी नाम का जो खेल था ये इसका फेवरेट था। गंजीफा का मतलब होता है ताश का खेल, जो कार्ड्स खेलते हैं उसको गंजीफा कहा जाता था। और इश्कबाजी कबूतरों की लड़ाई होती थी, जो कबूतरों को, ठीक है, कबूतरों की लड़ाई को क्या है इश्कबाजी कहा जाता था। ये इश्कबाजी बाबर का फेमस क्या, बाबर को क्या है एक इसका फेवरेट गेम था इश्कबाजी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हम लोगों ने बाबर के बारे में बात कर ली। बाबर के बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसको, हुमायूं को लेकर। और इस हुमायूं के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को गुड लक।